हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चला था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक फुल डिस्क्लोजर का क्वेश्चन लिया था, जिसके अंदर अपन ने 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आज भी अपन इसी एक्टिविटीज का क्वेश्चन ले रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट है, वो अपन बात करने वाले हैं। तो एडिशनल पॉइंट भी इसके अंदर आएंगे। वो कौन कौन से पॉइंट होंगे भी आपको क्वेश्चन का जब अपन ओवरव्यू लेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एससी लिमिटेड, और अपन को देखो ये दे रखा है करंट ईयर और ये दे रखा है प्रीवियस ईयर। सबसे मेन बात बताता हूं, पूरा क्वेश्चन आता है लेकिन इस डेट की वजह से ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे कहानी समझ में। जैसे कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम आती है, हमने सुना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर आते हैं, फिर भी इक्विटी शेयर लिख के आते हैं। तो समझ रहे हो, एक चीज को रट मत लेना कि जरूरी नहीं है पहले प्रीवियस ईयर आए और बाद में करंट ईयर, ऐसा नहीं होता। अब देख लो यहाँ पे पहले करंट ईयर है फिर प्रीवियस ईयर है, कभी प्रीवियस ईयर आगे भी हो सकता है कभी पीछे भी हो सकता है। ठीक है, डेट का जरूर ध्यान रखना है। क्लियर है, पूरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा डेट पे। अब दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 1 दे रखा है, नीचे पढ़ लेंगे। नोट नंबर 1 में क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के आगे नोट नंबर 2 दे रखा है, नीचे अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। ट्रेड पेबल दे रखे हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के आगे अपने को नोट नंबर 3 दे रखा है। इसके अंदर एक पॉइंट आएगा जो कि अपन ने नोट में दिया होता प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। असेट दे रखी है, असेट में नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे 4 नंबर का नोट लिख रहा है, उसको अपन देख लेंगे। इंटेंजिबल असेट्स में इन्होंने गुडविल दे रखी है, उसके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। अब देखो नोट नंबर 1 दे रखा है ना रिजर्व एंड सरप्लस का, उसका नीचे देखो आप, रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, पहले कुछ नहीं था अभी है। क्लियर है, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले 70,000 1,75,000 था, अब 1,97,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो पहले कुछ नहीं था, अभी 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। कैसे आया अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखा है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के आगे नोट नंबर 2 दे रखा था ना, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये इसलिए बताना पड़ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी के अंदर आता है लेकिन ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेते, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में नहीं लेते, क्योंकि ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ऑलरेडी नोट में दिया होता, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता, फाइनेंसिंग का पार्ट है। अपन वहां पे बात करेंगे इसके बारे में। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे दे रखा था ना 3rd नंबर का नोट, उसमें एक तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है। इसके बारे में तो कई बार अपन ने क्वेश्चन में कर लिया, लेकिन ये नया पॉइंट है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन है। तो लेकिन अपन ने तो पहले बता दिया था किसी भी टाइप का प्रोविजन बनाएंगे तो वो सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। क्लियर है, चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगर नोट नंबर 4 था, उसमें लैंड दे रखी है और एक मशीनरी दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। एक 60,000 रुपए की मशीनरी थी और इसको इन्होंने 18,000 रुपए में सोल्ड कर दिया। तो देखो एक बात समझना, प्रॉफिट लॉस अगर किसी एसेट को बेचने से होता है, ठीक है, तो उस प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट तो अपन ऑपरेटिंग में करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट का ट्रीटमेंट किस एक्टिविटी में होता है, अपने को आंसर आना चाहिए ऑपरेटिंग में। तो इसीलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं हो तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में है तो कम से कम उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकें। तो इन्होंने यहाँ पे बोला मशीनरी थी, उसकी बुक वैल्यू थी 60,000 और इन्होंने उसको 18,000 में सोल्ड कर दिया। तो प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट तो ऑपरेटिंग में होता है, और इन्वेस्टिंग में तो जितने रुपए बेचते हैं जितने रुपए पे खरीदते हैं सिर्फ वही आती है इन्वेस्टिंग में। क्लियर है, और वहां पे प्रॉफिट लॉस का कोई एडजस्टमेंट अपन नहीं करेंगे। उसके अंदर रखा है इंटरिम डिविडेंड, ये नया पॉइंट आया इस क्वेश्चन में, हालांकि इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, पूरा एक लेक्चर बनाया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर डिविडेंड पे। तो इंटरिम डिविडेंड आ गया 25,000 का, इसका सीधा सीधा ट्रीटमेंट है, जितने रुपए का इंटरिम डिविडेंड पेड होगा उतने का प्रोविजन बनाएंगे, उतना ही पेड होगा। प्रोविजन ऑपरेटिंग में ऐड होता है, फाइनेंसिंग में लेस कराते हैं। क्लियर है, इंटरिम डिविडेंड का इतने का ही प्रोविजन बनाएंगे तो ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग में लेस करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने सोल्ड करा 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट लॉस 20%। मतलब इन्होंने क्या करा, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 40% ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल मतलब बुक वैल्यू के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको देखा ना, ये 50,000 का 40% निकालेंगे पहले, वो इन्होंने सोल्ड कर दिया, और वो भी कितने रुपए पे, 20% पर लॉस पे। तो ठीक है, जब अपन इसका नोट समझेंगे जब इन्वेस्टिंग कराएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसमें सारी की सारी चीजें, और इससे ऊपर ना क्वेश्चन जाता नहीं है। अपन ने लास्ट लेक्चर में बता दिया था हाईएस्ट रेंज का क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेंज अगर गया तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट से हाईएस्ट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। फुल डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है। क्लियर है, थोड़ा क्लियरिटी पे ध्यान देना कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी बनाओ तो। पर्टिकुलर ये अमाउंट और ये नेट अमाउंट। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने यहां पर लिखा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो अपन नेट प्रॉफिट उठाते बैलेंस शीट से, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट में जरा देख लो, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने वैल्यू दी हुई है, क्लियर है। ये रिजर्व एंड सरप्लस है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से पैसा दे रखा है और अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम का दे रखा है। ये दोनों वैल्यू दे रखी है, 1,97,000 और 10 जोड़ेंगे तो 2,07,000 और ये 175 है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, क्लियर। अब इन दोनों में हम डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कितने का डिफरेंस है वो एक बार आप देख लो। यानी कि पहले प्रॉफिट था 1,75,000 का और अब है 1,97,000 का प्रॉफिट आया ड्यूरिंग द ईयर 22,000, क्लियर है। यहां पे अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट 22,000। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर, सारे एडजस्टमेंट करेंगे, क्लियर। अब एडजस्टमेंट को आप सुनते चलो, आपको समझ में आते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन निपटाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले इसने दे रखा मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। 60,000 की मशीन थी, 18,000 पे इसको सोल्ड कर दिया गया, क्लियर दिख रहा है 42,000 का लॉस है, दिख रहा है 60,000 की बुक वैल्यू और उस पर 18,000 में उसको सोल्ड कर दिया गया, तो क्लियर दिख रहा है कि इसमें कितने रुपए का लॉस है 42,000 का। और अपन जो लॉस होता है उसे अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करते हैं, ठीक है। अपन यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। मशीनरी यहां पे लिखेंगे 42,000 का लॉस है और इसको अपन करेंगे ऐड, क्लियर। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये लॉस वाला, ठीक है। अब सेकंड वाला इंटरिम डिविडेंड, अपन ने बताया था इंटरिम डिविडेंड जितना पेड करेंगे उतना तो इसका प्रोविजन बनाएंगे और उतना ही पेड कराएंगे फाइनेंसिंग में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 25,000 का बनाएंगे अपन प्रोविजन, क्लियर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने सोल्ड करे 40% ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉस करा 20%। अब समझना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना ढंग से। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है इसका 50,000, क्लियर। ढंग से समझो आप, 50,000 का 40%, पहले हमने निकाला कि ओपनिंग बैलेंस का ही निकालना है हमेशा, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो। 5 4 20, इसकी जो बुक वैल्यू थी, ओरिजिनल बुक वैल्यू थी 20,000 के इन्वेस्टमेंट, समझना 50,000 का 40% निकाला 20,000 की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको इन्होंने बेच दिया 20% के लॉस में। बात समझ में आ रही है। ओपनिंग बैलेंस है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, देखो ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, ये रहा ओपनिंग 50,000 का 40% 20,000, ये इतने रुपए का जो पार्ट है बेचा गया है 20,000 का, लेकिन कितने रुपए के लॉस में 20% के लॉस में। तो 20,000 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 2 2 4 4,000 का लॉस है। कितने का लॉस है? तो पहले तो अपन ने निकाली बुक वैल्यू, कितनी बुक वैल्यू 40% निकाली 20,000, और ये जो 20,000 की इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट, इनको 20% के लॉस पे, यानी कि 20,000 का 20% निकालेंगे तो 4,000 आएगा। बात समझ आ रही है। अच्छा अब अमाउंट कितनी मिलेगी इसकी 16,000, भाई 20,000 में से अगर 4,000 का लॉस है तो 16,000, ये जो पैसे आए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड होंगे क्योंकि पैसा आया है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट लॉस पे ध्यान नहीं देते, प्रॉफिट लॉस का सारा एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्ट, और इसका अकाउंट बनाएंगे। अब पूछो क्यों, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी, अकाउंट बनाएंगे, क्लियर है। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4,000 का लॉस, तो ये आपको वहां पे और भी अच्छे से समझ में आएगा जब अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कितने की परचेस वगैरह करी है इन्होंने, बोलो पहले तो ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम? तो देखो अपन ने पहले फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन का निपटारा करा, सेकंड का करा, थर्ड का, ठीक है। अब अपन चलते हैं नोट टू अकाउंट्स पे, क्लियर। अब समझना, रिजर्व एंड सरप्लस तो ऑलरेडी ले चुके हैं, समझ में आ गई। सिक्योरिटी प्रीमियम का अभी कुछ नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे सर पहले था नहीं, अभी सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो अपन ने पहले डिस्कस कर चुके थे एक दिन कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पहले कुछ नहीं था और अभी है, इसका मतलब 100% वो शेयर कैपिटल से आया है, 100%। देख लो यहाँ पे शेयर कैपिटल पहले थी 2.5 लाख और अब 3 लाख, 50,000 की शेयर कैपिटल इशू हुई है, सिक्योरिटी प्रीमियम पर 10,000 पे 60,000 रुपया है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे शो हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है जब शेयर या डिवेंचर इशू होते हैं, क्लियर है। पैसा ट्रांसफर नहीं करते सिक्योरिटी प्रीमियम में, जनरल रिजर्व में कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में कर सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर पैसा भरा तो 100% है शेयर कैपिटल या डिवेंचर प्रीमियम पर इशू है। तो यहाँ पे डिवेंचर का पॉइंट तो कुछ है ही नहीं है, शेयर कैपिटल 2.5 लाख से 3 लाख हुई है, 50,000 कैपिटल इशू हुई है, 10,000 के प्रीमियम पर मतलब 60,000 आए। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ कुछ नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बता दी, फाइनेंसिंग का पार्ट है, छेड़ने का नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे आते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, तो अपने को पता है करंट ईयर का प्रोविजन और लास्ट ईयर वाला पेड, और दोनों टैक्स का काम इसी में ही होता है ऑपरेटिंग में। तो करंट ईयर जरा देख लेते हैं, पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में आते हैं। तो ये रहा अपने पास करंट ईयर तो दे रखा 62,000 का और 65 प्रीवियस ईयर है, तो हम प्रोविजन बनाएंगे 62,000 का, यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 62,000, क्लियर।
बात आ रही है अच्छे से समझ में? चलिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हो गया। अब सर एक मिनट अपन बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट, अच्छा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आ गया। सेकंड पॉइंट ढंग से समझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, पीवीडी होता है, डेटर पे बनाते हैं कंफर्म अपने को। पहले तो अपने पास 16,000 का, अभी हो गया 22,000 का, इसका मतलब कितने थाउजेंड का एक्स्ट्रा हो गया? 6,000 का हमने प्रोविजन बनाया है। इनको प्रोविजन बढ़ा कैसे? पी एंडल से बनाया है। पहला पॉइंट तो ये, तो हम इसको यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट और होता है, अगर मान के चलो ये 16,000 की जगह 10,000 हो जाता तो क्या करते? तो 6,000 रुपए का घट गया, तो हमें यहाँ पे माइनस कराना पड़ता। बढ़ रहा है तो इसलिए हम प्लस कराएंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 16 से 22 हो गया, इसलिए हम यहाँ पे 6,000 ऐड कराएंगे। क्वेश्चन है 16,000 से अगर यहाँ पे 10,000 होता तो क्या करते? तो 6,000 हम लेस कराते, क्योंकि जब प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट लेस होता है तो उसे लेस कराते हैं, और इंक्रीज होता है तो ऐड कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने और बनाया है, और बनाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। ठीक है, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट का अपन ने जो प्रोविजन बनाया वो 6,000 का बनाया। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अपन ने पीवीडी का काम कर दिया। अच्छा, बात कर लेते थे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। तो मैं ये बात अच्छे से पता है, लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता और कहीं पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन हमने तो पढ़ रखा है, अकाउंटिंग का पार्ट है ये। 70,000 से 150 हो गई। अगर लैंड इंक्रीज होती है तो परचेस करिए, डिक्रीज होती है तो सेल करिए। डेप्रिसिएशन लैंड पर चार्ज नहीं होता जब तक कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो। क्लियर? आगे करनी समझ में? ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते। अब चलते हैं अब आगे। शेयर कैपिटल छोड़ दिया, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट कंप्लीट है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ट्रेड पेबल का भी करेंगे वर्किंग कैपिटल में। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेक कर लिया, इंटेंजिबल एसेट पे आ गए। पहले कितनी थी? 30, अब ये 50, तो इसका मतलब 20,000 इंक्रीज करी तो इसका कोई पार्ट नहीं है। परचेस करते तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, लेकिन अगर ये डिक्रीज होती तो यहां पे लिखते गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर? क्लियर आ गई कहानी समझ? अब और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ऊपर से ऐड करते हुए आ रहे हैं। 22,000 प्लस करेंगे 42,000 प्लस करेंगे 25,000 प्लस करेंगे 4,000 प्लस करेंगे 62,000 और प्लस करेंगे 6,000। यह आएगा आपका 1,61,000। क्लियर? आ रही कहानी समझ में? अब अपन करेंगे इसमें वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब इसको देख लो एक बार ढंग से आप, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट देखो। सबसे पहला करंट लायबिलिटी, जो वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस में बड़ा करंट एसेट तो करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, करंट एसेट ये दिख रही, करंट लायबिलिटी ये दिख रही, तो ज्यादा घूमने का नहीं है आपको। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का अपन करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। बात चल रही ट्रेड पेबल, पहले 54 तक 31 है, घट गए तो घटा देंगे। 54 थे पहले, अभी 31 है, इसका मतलब ये लेस होगा, 23,000 से डिक्रीज हो गए, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, और 23,000 जो है वो अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब बात कर लेते शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हो चुका है। अब आ जाओ करंट एसेट्स पे। ट्रेड रिसिप्ट, देखो डेटर थे पहले 2,19,000 की, अब ये 2,60,000 इंक्रीज हो गए। इंक्रीज हो गए तो अपन को क्या करना है? लेस करना है। क्लियर? करंट एसेट बढ़ गई, 2,67,000 हो गए, पहले थे 2,19,000, तो इंक्रीज हो गए 48,000 से। लिखेंगे तो यही इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और ये 48,000 जो है अपन को लगाने पड़ेंगे ब्रैकेट में। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब कैश एंड कैश इक्वल लास्ट का पार्ट है, इसको एडलेस करेंगे तो 1,61,000 में से माइनस कराएंगे 23,000, माइनस कराएंगे 48,000, तो यह आएगा आपका 90,000 प्लस में। इसको यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे टैक्स पेड। अब जरा देख लो टैक्स पेड के बारे में। देखो टैक्स पेड का ये रहा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ये रहा करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाया था, ये रहा 62,000 का। ठीक है, और लास्ट ईयर वाला पेड करेंगे यानी 65,000। क्लियर है? तो यहां पे 65,000 ब्रैकेट में लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे सीधे इस वाले कॉलम में। ठीक है, यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो 90,000 में से 65,000 लेस कराएंगे तो ये आपका आएगा 25,000 प्लस में। तो यार नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 25,000 प्लस में। एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं इसमें और क्या क्या पॉइंट रह गए, ये कंप्लीट हो गए। देखो सबसे पहले अपन ने लिया नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अपन ने ले लिया डिफरेंस किस किस का, 197 का और 175 का, पहला पॉइंट। उसके बाद अपन ने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का 42,000 करा। क्लियर? आ रही बात समझ? क्योंकि देखो यहां पे लिख रहा था मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू कितनी 60,000 और कितने के लॉस में 18,000 में बेची थी, इसका मतलब 42,000 का लॉस है, तो अपन ने यहां पे लिख दिया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आ रही कहानी समझ में? कोई दिक्कत? उसके बाद इंटरिम डिविडेंड की बात चल रही थी। अच्छा इसमें एक चीज रह गई होगी, अच्छा वो अपन बात कर लेते कैसे। अभी अपन ने क्या करा,
कि जब अपन ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी मशीनरी का अपन ने ये दे रखा था और यहाँ पे सोल्ड करी थी, इंफॉर्मेशन दे रखी थी, इसमें हो सकता है डेप्रिसिएशन निकल जाए, बैलेंसिंग फिगर। तो एक बार अपन उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो अपन ने ये बात हिंट दे रखी किस किस के अकाउंट बनेंगे, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग तो बैलेंस हो और उससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, तो अपने को अकाउंट बनाना है। क्लियर, आगे कहानी समझ में? तो एक बार अकाउंट बना के चेक करते हैं मशीनरी का क्या आ रहा है। मशीनरी का अकाउंट बनाते एक बार, इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से देखते कुछ आता है क्या। तो देखो यहां पे लिखा अपन ने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो इसका ओपनिंग बैलेंस की बात अगर करें मशीनरी का तो दे रखा है 2 लाख। ठीक है, ढंग से समझना इसको। और यहां पे लिखे बाई बैलेंस कैरेट डाउन, तो इसका देखो क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो कितना दे रखा है 1,20,000। तो ये अपन ने यहां पे लिख दिया। सारे क्वेश्चनों में यही है, जिस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने मशीन को बेचा, तो यहां पे अपन ने लिखा बाय बैंक, ठीक है 18,000 का। और यहां पे लिखा अपन ने बाय P&L, क्योंकि लॉस हो गया था 42,000 का। ठीक है, अभी भी देखते कोई बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है क्या। 2 लाख था इधर, और अपन ने यहां पे माइनस करें 1,20,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस, लेस करें 42,000, और अगर लेस करें 18,000 तो इसका अभी भी यहां पे 20,000 का डिफरेंस आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, कम क्यों है, इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अगर ये यहां पे आता तो इसका मतलब परचेस करिए, और अगर ये यहां पे आ रहा है तो डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना लगा ये नहीं बताया था। आगे कहानी समझ में? कोई दिक्कत है तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आएगा 20,000 का। क्लियर, ये था 2 लाख, उसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 का, 18,000 में अपन ने सोल्ड कर दी, 42,000 का लॉस हो गया और 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर, तो डेप्रिसिएशन अभी उसमें लगाना अपन भूल गए थे, तो यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000। और अपने को पता है नॉन कैश आइटम है, तो ये भी अपने को ऐड कराना पड़ेगा। अब देख लो एक चीज रह गई, तो क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा था। 20,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये 1,61,000 से हो जाएगा अभी आपका 1,81,000। ठीक है, और ये 90 से हो जाएगा आपका 1,10,000, 1,10,000 हो जाएगा। और उसके बाद 1,10,000 में से जैसे ही अपने 65,000 जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 45,000। क्लियर, बस एक डेप्रिसिएशन का पॉइंट रह गया, बाकी सारा देखो लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी का पॉइंट नंबर 1 बता दिया, इंटरिम डिविडेंड का सेकंड बता दिया, और ड्यूरिंग द ईयर जो 40% के जो इन्वेस्टमेंट 20% लॉस पे होते हैं वो कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था, करंट ईयर का प्रोविजन बना दिया। बैड डेप्ट इंक्रीज हो रहे थे तो बैड डेप्ट का प्रोविजन बना दिया। क्लियर, सब कुछ करने के बाद वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करा और टैक्स पेड करा लास्ट ईयर का 65,000, तो ये आ गया आपका 45,000। इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर, बात समझ में आ रही है? आयोग की आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से समझ में आई होगी। अब इसमें बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ रहा है 45,000 इंक्रीज में, ठीक है, यानी प्लस में आ रहा है। और अभी अपन इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं। सबसे सिंपल एक्टिविटीज है इन्वेस्टिंग, गिन के 6 आइटम आते हैं। फिक्स्ड एसेट खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और अगर रेंट रिसीव्ड होता है तो वो, उसके अलावा कुछ नहीं आता, देख लेना भी समझ में आएगा आपको। अब अपन इसमें लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखो एक बार, ठीक है, यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक बार आप इसको देखो, आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको स्टार्ट करनी, सीधे आ जाओ असेट पे, सीधे असेट वाले पार्ट पे। नॉन करंट यानी करंट असेट को छोड़ के पूरा पार्ट लेना है, ये इसका एडजस्टमेंट हो। करंट असेट का नहीं करेंगे, क्योंकि करंट असेट्स का तो ऑलरेडी ऑपरेटिंग में कर दिया, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सबसे लास्ट में करेंगे, इस पार्ट पे। तो ऐसे अगर तुम समझोगे बात, आपको एक बार में समझ आए, पूरा अब ये पार्ट ढूंढना है बस। क्लियर है? अब सुनो, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नोट नंबर 4 देकर नीचे आते हैं। सबसे पहले देखो ये दे रखा लैंड का अकाउंट दे रखा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग। हमें पता है लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। ये 70 से 150 हुई इंक्रीज, इसका मतलब हमने परचेस करी। क्लियर है? आ रही गानी समझ में? 80,000 की परचेस करी है, 70 से 150, 80,000 प्लस, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। क्लियर, अकाउंट बनाने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड, और 80,000 जब हमने परचेज करी होगी तो पैसा जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अब दूसरे पे आओ। प्लांट एंड मशीन यानी मशीनरी का अपन ने अकाउंट बनाया था, ये रहा। तो अपने को पता है इसमें बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन आया था 20,000 का। चलो मैं एक बार यहाँ पे और बना देता हूँ और आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये है मशीनरी का अकाउंट। सबसे पहले आपने इसमें 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, ओपनिंग 2 लाख का, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा था बाई बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस था 1,20,000 का। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गई। उसके बाद अपन को पता है कि अपन ने बाई बैंक सेल करी थी 18,000 में। अब आप कहोगे ये पॉइंट तो ये ऑलरेडी रहा, पॉइंट फर्स्ट
60,000 की वैल्यू थी, 18,000 बेचते, 42,000 का लॉस दिख ही रहा है, बाय लॉस या बाय पी एंड एल 42,000 का। अभी भी हमने देखा बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ रहा है, देखो इधर तो 2 लाख है, 120 और इसको 60 ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है, तो 20,000 जो डिफरेंस था वो था डेप्रिसिएशन का, तो वो बाय डेप्रिसिएशन था 20,000 का। क्लियर? तो ये अपन ने ऑपरेटिंग में ले लिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को मतलब है सेल और परचेज से, तो यहां पे कोई परचेज तो ही नहीं है, केवल एक सेल हुई है 18,000। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी केवल, ठीक है, और 18,000 अपन करेंगे प्लस, क्योंकि यहां पे पैसे आने और जाने से मतलब है, प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेटिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये वही अकाउंट है जो अपन ने वहां पे बनाया था। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अब आपको और भी समझ में आएगा। अब ये अब देखो सेल ऑफ मशीनरी हो गई, उसके बाद अपन दूसरे पे आते, तो लैंड एंड मशीनरी का तो कंप्लीट हो गया काम, तो ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। इंटेंजिबल एसेट पे आओ, पहले 30,000 थी, अभी 50,000 है, 20,000 की परचेज करिए, तो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, 20,000 की अपन ने परचेज करी तो पैसा जाएगा। ठीक है, ये 30 से 50 हो गई। क्लियर है? आगे अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बात है, इसका बनाना पड़ेगा अपने को अकाउंट। अब इसको एक बार देखो, क्यों? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था और ये वाली रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो लॉस में बेची थी अपन ने। यहां पे आप सुन लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना है, इसको थोड़ा सा ढंग से आप देख लीजिए एक बार। तो देखो सबसे पहले अपन ने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में अपन ने सबसे पहले क्या लिख दिया इसका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, देखो ये दे रखा। तो इसके बाद में दे रखा है यहां पे, ये रहा 50,000 और 45,000। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस लिखा अपन ने 50,000 और बाई बैलेंस कैरेट डाउन लिखा 45,000। क्लियर? आगे गाड़ी समझ में? तो ये 50,000 और ये 45,000, जब पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब कम किया करो। 50,000 और 45,000, उसके बारे में इन्होंने फिर बोला है 20%, यानी 40% बुक वैल्यू का 20% में सोल्ड करा, तो हमने इसका 40 निकाला था, 50,000 का 40% आया था 20,000, और उसका निकाला था फिर 20% 4,000 का लॉस। तो ढंग से समझना, यहां पे लिखा बाई बैंक, तो ये तो आएगा 16,000 और यहां पे आएगा बाय लॉस 4,000। क्लियर? आगे गानी समझ में? 16,000 4,000 ये तो था, इसका 40% निकाला था, 50,000 का 40% 20,000 और उसका 20% लॉस में बेचा, यानी 20% होता है 20,000 का 4,000, तो 16,000 सोल्ड कर दिया। क्लियर? अब जरा देखना बैलेंसिंग वगैरह आ रहा है इसमें, 45,000 प्लस करेंगे इन दोनों को ऐड करके 20,000, तो ये आ गया आपका 45,000 प्लस 20,000 करेंगे तो यहाँ का आ रहा है 65,000। अब देखना, और ये आ रहा है 50, इसका मतलब हमें पता है टू बैंक परचेज भी करें हमने, और बैलेंसिंग फिगर और कितने का 15,000 का, टोटल आ गया 65। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकला 15,000 के हमने परचेज भी करें और 16,000 के हमने सेल भी करें, तो ये तो अपन ऐड करेंगे इस वाले पैसे को, तो और इस वाले को हमने परचेज कराया तो इसको हम करेंगे लेस। बात समझ में आ गई? तो यानी कि अपन ने 50,000 का 40% निकाला पहले 20,000 और उसका 20% लॉस में सेल करा, तो 20,000 का 20% होता है 4,000। क्लियर? बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? तो यानी कि इसको तो अपन प्लस करेंगे, 16,000 को तो बेचें और 15,000 के परचेज करें, तो ये अपन लेस करेंगे क्योंकि पैसा जाएगा। ठीक है, तो इस अकाउंट को इरेज कर रहे हैं और दोनों को इसमें लिखना पड़ेगा अभी आपको, तो एक बार आप इसको भी देख लीजिए। तो देखो यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 15,000 के परचेज करे थे, बैलेंसिंग फिगर आया था, लेस करा दिया, और यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 16,000 की अपन ने सोल्ड कर दी, तो ये आ गया पैसा। क्लियर? आगे कहानी। अब देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे नोट नंबर 4 था, दोनों इंफॉर्मेशन थी, दोनों का कर दिया। उसके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का था, इसका अकाउंट बना के इसका कर दिया। क्लियर? अब इसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना, इसमें सीधे एड लेस करना है और आंसर इसका आएगा। तो देखो 80,000 माइनस में, 20,000 माइनस में, 15,000 माइनस में और 16,000 प्लस में है और 18,000 प्लस में, तो ये माइनस में आ रहा है 81,000। ठीक है, 81,000 आ रहा है, इसको यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? 81,000 आ गया। आ रही बात समझ में? अब अपन चलेंगे फाइनेंसिंग पे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब अपन करेंगे, अब इसमें सुनो क्या करना है। जब अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज बैलेंस शीट से स्टार्ट करनी। अब तुम एक बात समझना, कौन कौन का काम अपन कंप्लीट कर चुके। देखो अगर अपन बात करें करंट लायबिलिटी पे, अपने को ध्यान नहीं देना। अब ध्यान क्यों नहीं देना? हमें पता है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की और शॉर्ट टर्म प्रोविजन की बात थी, इसके नोट थे, ऑपरेटिंग कर दिया, प्रोविजन वाला अपन कंप्लीट कर चुके क्योंकि इसमें केवल प्रोविजन फॉर टैक्स था। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओडी जो कि अपन इसमें करेंगे। क्लियर? अपने को ध्यान देना सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल का। ठीक है, 2.5 लाख से 3 लाख हो गई, 50,000 तो ये करे इश्यू, पैसा आएगा। यहां पर लिखेंगे इश्यू ऑफ
शेयर कैपिटल और 50,000 आएंगे, प्लस कर दिया अपन ने, पहला पॉइंट आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 लिखा हुआ था ना, इस पे नीचे आए थे। प्रॉफिट तो अपन ने ऑपरेटिंग में ले लिया। क्वेश्चन इस बात का था, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ था नहीं, अभी है। इसका मतलब जो सर ये शेयर कैपिटल इशू हुई है ना, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करा। ऑलरेडी कंपनी बढ़ चुके हैं, शेयर दो टाइप से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, 10,000 10,000 का अपन ने ये लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्लियर, बात आ गई इससे समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था। अब आ जाओ जरा, शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओडी है, पहले था 15,000 का, अब ये 20,000 का। ओडी बढ़ गया, इसका मतलब पैसा लिया है। ओडी घट गया, इसका मतलब आपने पेड कर दिया। पहले आपके पास ओडी था 15,000 का, लोन ही तो है एक तरीके से, और ये आपका 20,000 हो गया, मतलब 5,000 ना आपने और लिया है। तो यहां पे पता है क्या लिखेंगे, बैंक ओडी टेकन 5,000 प्लस में आएगा। आ रही कहानी समझ में, 3 पॉइंट आगे समझ में। चलिए अब उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी का कर दिया, कर दिया। इंटरिम डिविडेंड है ना 25,000 का, इसका ऊपर प्रोविजन बनाया था। डिविडेंड का प्रोविजन तो ऑपरेटिंग में बनता है, पेड यहां होता है। टैक्स का प्रोविजन भी ऑपरेटिंग में बनता है और पेड भी ऑपरेटिंग में ही होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड 25,000, इसको लगाएंगे ब्रैकेट में। बात समझ में आ गई इंटरिम डिविडेंड का। अब इसके अलावा इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो थी सारी की सारी अपन ने कंप्लीट कर दी, ठीक है। 4 इंफॉर्मेशन है, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, बैंक ओडी और इंटरिम डिविडेंड। इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे गानी सबको समझ में, कोई दिक्कत। अब इसको एडलेस करेंगे और अब आप देखना आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देख लो एक बार, 50,000 प्लस करेंगे 10,000 और प्लस करेंगे 5,000 और माइनस करा देंगे इसमें से 25,000, तो ये आएगा आपका 40,000 प्लस में, ठीक है। ये 40,000 प्लस में, ये 81,000 माइनस में, और ऊपर वाला भी जो ऑपरेटिंग का था, अभी उसको अपन कितना आया था ऑपरेटिंग का, ठीक है, 45,000 प्लस में था ऑपरेटिंग का, ठीक है। अब सुनिए, तो 45,000 ऑपरेटिंग का प्लस में था, 40,000 ये प्लस में, तो 85 प्लस में, और 81,000 जो है अपने वो माइनस में, अभी भी 4,000 प्लस में आ रहे हैं। क्लियर, 4,000 प्लस में। इसको लिखेंगे इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, ठीक है। यहां पे अपन लिखेंगे कैश एंड कैश इक्वलेंट एट द बिगिनिंग। अब देखो एट द बिगिनिंग का कैश एंड कैश इक्वलेंट चेक करते हो, देखो आपको दिख रहा होगा सामने 6,000 का, जैसे ही इसमें ऐड किया अपन ने, क्लोजिंग का आंसर आ गया 10,000, मतलब इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है। 6,000 ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 10,000। इसको लिखेंगे यहां पे कैश एंड कैश इक्वलेंट एट द एंड, तो ये आ गया आपका 10,000। ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें जो सबसे सिंपल एक्टिविटीज होती है ना, वो इन्वेस्टिंग होती है, और उससे थोड़ी सी फिर फाइनेंसिंग, लेकिन ऑपरेटिंग में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन लास्ट तक गलत हो जाएगा। जैसे अभी अपन से डेप्रिशिएशन रह जाता तो वो क्वेश्चन लास्ट में आंसर आता ही नहीं, क्योंकि एक भी चीज रह गई तो प्रॉब्लम। अब एक बार और बताते हैं, जिस भी आइटम के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, आपको अकाउंट बनाना है, ये आप बात समझ लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए किस किस का अकाउंट बनाना है, किस किस का नहीं बनाना। आगे गानी समझ में, कौन कौन से आइटम किस किस एक्टिविटीज में जाते हैं, फॉर्मेट से एक बार आप जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको और भी कंफर्म हो जाए कौन से आइटम कहां जाता है, ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, प्रोविजन फॉर डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड का, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का, जितने भी प्रोविजन बनते हैं सब ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं, ठीक है। टैक्स पेड होता है ऑपरेटिंग में, और जो डिविडेंड है उसका प्रोविजन बनता है ऑपरेटिंग में, पेड होता है फाइनेंसिंग में। क्लियर है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में गिन के 6 आइटम आते हैं, अपन ने बता दिया है। फिक्स्ड एसेट खरीदना बेचना 2 आइटम हो गए, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना 2 आइटम हो गए, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और अगर रेंट रिसीव्ड होता है तो ये 6 आइटम जाते हैं इन्वेस्टिंग में। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फाइनेंस से रिलेटेड बात होती है, तो जिसमें अपन ने कई बार डिस्कस किया है, शेयर कैपिटल इशू, ठीक है, डिबेंचर इशू, बैंक लोन टेकन, बैंक ओडी टेकन। पेड करेंगे तो बैंक ओडी पेड, बैंक लोन पेड, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऑलरेडी क्वेश्चनों में अपन ले चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस के अंदर आपके लिए आ सकती है, उतना अपन ने सारे के सारे क्वेश्चंस में ले लिया है, ठीक है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर जो भी अपन के एडिशनल पॉइंट थे वो कंप्लीट करा लिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देखो रिवीजन करने से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, नहीं तो ये नहीं आ सकता, चाहे आप हमसे पढ़ लें चाहे किसी और टीचर से पढ़ लें, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।